Hello students, this is your SST video of chapter 12 India wins independence. This is fourth part of this chapter. In third part we have discussed revolutionary movements. कुछ लीडर्स थे बेटा जो कि ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है पीसफुल यहाँ से जाएंगे। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं उन्हें आर्मी का यूज़ करना पड़ेगा और तभी जो है ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाएंगे। तो कुछ लीडर थे जैसे वीर सावरकर हैं, शहीद भगत सिंह हैं। इन्होंने जो है जो भी ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस थे तो वहाँ पर जो है बॉम्ब और डिस्ट्रॉय यानी कुछ जो है बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो इनको जो है जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है या फिर जो भगत सिंह है उनको ब्रिटिशर्स ने हैंग कर दिया था, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये फीलिंग थी पैट्रियोटिज़म की ये दूसरों के अंदर स्प्रेड कर हो गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उन्होंने भी जो है फ्रीडम के लिए जो है कई सारे मूवमेंट स्टार्ट किए थे। जो फर्स्ट मूवमेंट था उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है कि बॉयकॉट ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स। तो ये जो मूवमेंट था ये ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया था। और उसके बाद जो है पर अमृतसर की एक घटना हुई थी जिसके अंदर जो गांधी जी थे वो पीसफुली जो है लोगों को मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो जनरल डायर होते हैं वो ओपनली फायर कर देते हैं और कई सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे जो डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे थे तो उनके अंदर जो है नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप हुई। और पहली बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था साइमन कमीशन वाला टॉपिक। तो साइमन कमीशन जो है ये अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1927 में, जिसमें सर जॉन साइमन और 6 और अदर मेंबर्स आते हैं जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए आते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब ये बना रहे होते हैं तो इसमें कोई भी जो मेंबर था वो इंडियंस नहीं था। इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस कमीशन का बॉयकॉट कहा और उनको जो है जाने के लिए कहा। उन्होंने गो साइमन का स्लोगन जो है उसका जो है प्रचार किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो ये प्रोटेस्ट था ये पूरे इंडिया के अंदर चला गया। और उसके बाद जो ये जो प्रोटेस्ट था ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था और उनको जो है एक तरीके से उनको भी जो है एनकाउंटर किया गया लाला लाजपत राय को, और उसके बाद उनको भी जो है जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद जो उनकी भी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको कई सारी इंजरीज हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं लाला लाजपत राय को जो है बहुत बुरी तरह से जो है उनको लाठियों से उनकी जो है पिटाई करते हैं, अटैक करते हैं उनके ऊपर, और उसके बाद जो उनको प्रिजन में डाल देते हैं। तो गो साइमन वाला जो ये जो स्लोगन था ये आपने अपनी बुक में भी देखा होगा कि किस तरीके से इंडियंस जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एक मेंबर ऐसा नहीं था जो इंडिया का हो। और वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने के लिए आए थे, यानी इंडिया के अंदर ही कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए आए थे, रिपोर्ट के लिए आए थे, लेकिन उसमें कोई भी मेंबर इंडिया का नहीं था। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी led the civil disobedience movement launched in 1929 by the कांग्रेस। मोस्टली जो इस लेसन के अंदर जो जितने भी लास्ट के जो मूवमेंट हैं वो महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो महात्मा गांधी का जो रोल था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी ने ही लॉन्च किया था 1929 कांग्रेस के साथ। इट वॉज डिसाइडेड दैट पीपल विल फॉलो कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आल्सो ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे ऑफ और पूर्ण स्वराज ऑल ओवर द कंट्री। ये डिसाइड किया गया था कि जो इंडियंस हैं वो एक तरीके से जो भी ऑर्डर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको डिसोबे करेंगे, और ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि 26 जनवरी को जो है कंप्लीट फ्रीडम पूरी कंट्री के अंदर मनाया जाएगा। ऑन 26 जनवरी 1930 पीपल यूनिटी टू ऑब्जर्व दिस डे विथ ऑनर। 26 जनवरी 1930 को पूरे इंडिया के अंदर ये जो डे था इसको जो है
एज ए ऑनर जो है ऑब्जर्व किया गया। गांधी जी देन चूज द इशू ऑफ सॉल्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और उसके बाद गांधी जी ने जो एक इशू था सॉल्ट का, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। द ब्रिटिश लेविड हाई टैक्सेस ऑन सॉल्ट एंड इट बिकेम अनअफोर्डेबल इवन टू पीपल हु प्रोड्यूस सॉल्ट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो सॉल्ट था, जो नमक है, उस पर हाई टैक्सेस लगा दिए थे। इवन जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे सॉल्ट को, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल था ये। लैक ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल टू, क्योंकि जो सॉल्ट है वो हर जगह यूज़ किया जाता है और बहुत हमारी डेली लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर सॉल्ट की कमी हो जाती है तो इससे कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। On 12th March 1930, Gandhiji led a small group of people from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi, a salt-producing place 380 किलोमीटर अवे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने छोटा सा एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर थोड़े बहुत ही पीपल थे। तो वो वहाँ से जो है अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं फ्रॉम साबरमती आश्रम से लेकर अहमदाबाद में एक जगह है डांडी, वहाँ तक जो है 380 किलोमीटर का डिस्टेंस एक छोटे से ग्रुप और गांधी जी की लीडरशिप के बाद जो है ये फॉलो किया जाता है। He stopped in between to give speeches and inspired people to join, and soon a huge procession was formed which marched towards Dandi. जहाँ पर भी वो रुकते थे तो वो अपनी स्पीचेस दिया करते थे, क्योंकि 380 किलोमीटर जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो जहाँ पर वो कहीं पर रुकते थे तो वो जो है लोगों को स्पीच दिया करते थे, और उससे जो है कई सारे लोग उनसे इंस्पायर हुआ करते थे और जो ये मार्च था उसके अंदर ज्वाइन किया करते थे। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड डांडी मार्च। इस इंसिडेंट को डांडी मार्च कहा जाता है। ही रीच द कोस्ट ऑन अप्रैल 6 एंड पिकिंग अप ए पीस ऑफ सॉल्ट अर्ज्ड पीपल टू मेक देयर सॉल्ट एंड बॉयकॉट टैक्सेस। वो 6 अप्रैल को जो है कोस्ट यानी जो डांडी जगह थी अहमदाबाद में, वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने जो है वहाँ पर जाकर जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक कर दिया और ये कहा कि जो भी हाई टैक्सेस हैं उसको कोई भी पे नहीं करेगा। द डांडी मार्च वॉज hugely successful and was significant in reuniting people against the ब्रिटिश राज। जो डांडी मार्च था ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था और इसके अंदर जो है जितने भी इंडिया के पीपल थे दोबारा से जो है एक यूनिट हो चुके थे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। गांधी जी और जो उनके फॉलोअर्स थे उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया। द मूवमेंट कॉन्टिन्यूड एंड ब्रिटिश फाउंड इट डिफिकल्ट टू सप्रेस द मूवमेंट जो है कंटिन्यू रहा और ब्रिटिशर्स जो है इस मूवमेंट को सप्रेस करने में जो है बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश वर फोर्स टू पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। दिस एक्ट अलाउड इंडियंस टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो है इंडियंस को कहा गया कि इस एक्ट के द्वारा कि आप भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मीन्स जो साइमन कमीशन था जब वो अपॉइंट हुआ तो उसमें कोई भी मेंबर नहीं था। तो बाद में जब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है गांधी जी का और वो डांडी मार्च करते हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग जाते हैं और सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जो हैं उनको इंडिया के अंदर जो एक्ट पास करना पड़ा 1935 का, जिसके अंदर जो है इंडियंस को परमिशन दी गई कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये मूवमेंट भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द ब्रिटिश सेंड इंडियन ट्रूप्स टू फाइट इन द वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियंस ट्रूप्स को जो है फाइटिंग के लिए भेजा था वॉर के अंदर। महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट मूवमेंट इन विच द कांग्रेस डिमांडेड द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था जिसके अंदर कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि हमें जो है इमीडिएट इंडिपेंडेंस दिया जाए ब्रिटिशर्स को। जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है इंडिया को इमीडिएट इंडिपेंडेंस देंगे। इंडियंस वर अर्ज टू नॉट फॉलो ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश एंड एक्ट एज इंडिपेंडेंट नेशन। और जितने भी इंडियंस थे उनको जो है
अर्ज किया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो है ब्रिटिशर्स का कोई भी ऑर्डर जो है फॉलो नहीं करेंगे और एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह वर्क करेंगे। गांधी जी गेव द क्राई ऑफ डू और डाई फॉर द नेशन। गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, पूरे नेशन के लिए, करो या मरो। मास प्रोटेस्ट ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री विच वाज फॉलोड बाय बॉम्ब अटैक्स, सबोटेज एंड वायलेंस। और इसके बाद जो है बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया पूरी कंट्री के अंदर, जिसके अंदर कहीं कहीं पर जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे या फिर जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर बॉम्ब से अटैक किया गया। और कई सारी जो हैं सबोटेज का मीनिंग है डिस्टर्ब करना यानी तोड़फोड़ करना, जो है की गई, यानी हिंसा की गई। इन दिस मूवमेंट गांधी जी एंड अदर सीनियर कांग्रेस लीडर वर इम्प्रिजन्ड। और इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट के अगेंस्ट गांधी जी और जो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे उनको जो है अरेस्ट किया और प्रिजन के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो फाउंडर थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। Alongside the Indian National Army of Azad Hind Fauj was formed during World War II by some nationalists and prisoners of war captured by the Japanese। जो इंडियन नेशनल आर्मी है या फिर इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जो है बनाई गई थी कुछ नेशनलिस्ट लोगों के द्वारा, और ताकि या जो प्रिजनर्स थे जो कि वॉर के अंदर कैप्चर्स किए गए थे जापानीज के द्वारा। दिस आर्म फोर्स वाज फॉर्म्ड इन साउथ ईस्ट एशिया टू सिक्योर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ जापानीज आर्मी। जापानीज आर्मी के द्वारा जो है एक आर्म फोर्स जो है बनाई गई थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ताकि जो इंडिपेंडेंस है उसको सिक्योर कर सके ब्रिटिश रूल से। It was initially led by Captain Mohan Singh, but later on the reins passed on to सुभाष चंद्र बोस। इसमें स्टार्टिंग में जो लीडर थे वो कैप्टन मोहन सिंह थे, लेकिन बाद में जो है इसका कंट्रोल सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया। They were supported by the Japanese army, और उनको जो सपोर्ट दे रहे थे वो जापानीज आर्मी थी। Under Bose leadership, the army was successful to some extent in countering the British, but they could not sustain for long. सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में आर्मी जो है कुछ एक्सटेंट में जो है ब्रिटिशर्स का काउंटर करने में सक्सेसफुल रही, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ऐसा सस्टेन नहीं हो सका और ये जो है डिफीट हो गए थे इन 1944 एट इम्फाल। इम्फाल के अंदर जो है जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसकी जो है इसको हारना पड़ा। जापान लॉस्ट वर्ल्ड वार टू, क्योंकि जापान जो है वर्ल्ड वार टू जो है हार गया था, एंड द आर्मी गॉट डिसबैंडेड इन 1945। और उसके बाद उनकी जो आर्मी थी उसको डिसबैंड कर दिया गया था 1945 के द्वारा 45 में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको जब जापानीज आर्मी का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जब जापान ही हार गया तो जो है ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ये भी बंद कर दी गई। डू यू नो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। जो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल के माइलस्टोन्स हैं वो हैं, फर्स्ट सॉल्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैस्करे। ये वो मूवमेंट है जिन्होंने हमारी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर ये सारे मूवमेंट नहीं होते तो शायद इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलती। इंडिया विंस फ्रीडम। आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट एंटायर इंडिया वॉज यूनिटी टुगेदर इन द मूवमेंट फॉर फ्रीडम। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद पूरी जो इंडिया थी उनको जो है एक यूनिट बना दिया गया और जो है एक मूवमेंट फॉर फ्रीडम के लिए इकट्ठे हुए। एवरी वन कंट्रीब्यूटेड व्हाट दे कुड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सभी जो व्यक्ति थे जो इंडिया के सिटीजन्स थे उनको जो है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। द क्राई ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंस्पायर्ड एवरी इंडियन। पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है हर इंडियंस के द्वारा इंस्पायर किया गया। आफ्टर वर्ल्ड वार टू ब्रिटिश एग्री टू ट्रांसफ़र द पावर टू इंडिया। वर्ल्ड वार टू के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जितनी भी पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी इंडियंस को। ऑन
3rd June 1947, Lord Mountbatten, the last British Governor General of India, announced the partitioning of British India into India and Pakistan. 1947 में जो लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जो है इंडिया का पार्टीशन कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड कर दिए. On 14th August 1947, Pakistan was declared as a separate nation. 14th अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया. On 15th अगस्त 1947, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. और 15th अगस्त को जो है इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया. द 200-year-old ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड. जो 200 साल ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया था इंडिया के ऊपर, उसका एंड हो गया. पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट. और फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने. On 26 January 1950, the Republic of India was officially proclaimed. 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इंडिया को एज ए रिपब्लिक ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया. Our ancestors have laid down their lives and sacrificed their youth to gain independence from the British. हमारे जो ancestors थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पूरी जो है लाइफ के साथ सेक्रीफाइस भी किया और अपनी जो है लाइफ्स भी खोई हैं, ताकि हमारे जो यूथ हैं उनको इंडिपेंडेंस मिल सके. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो यानी हमारे जितने भी जो एंसेस्टर्स थे या जो एल्डर्स थे, उन्होंने जो भी अपनी जो लाइफ को खोया है, ये जो सेक्रीफाइस किया है, वो हमारी फ्रीडम के लिए किया था. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम एंड टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एज मच विलिंगनेस एज वी इंजॉय आवर फ्रीडम. तो इसलिए हमें अपनी जो फ्रीडम का सम्मान करना चाहिए और अपनी फ्रीडम का आनंद लेने के साथ साथ उतनी ही तत्परता के साथ जो अपनी जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभाना चाहिए. Freedom cannot be sustained without responsibilities and it must never be taken for granted. जो फ्रीडम जो है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सस्टेन नहीं हो सकती है, इसलिए इसको जो है हमें ग्रांटेड नहीं समझना चाहिए. एज प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया इट मस्ट बी आवर एंडेवर टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस एंड बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हमें जो है प्राउड भी करना चाहिए और साथ में जो भी हमारी इंडिया की या जो हमारी कंट्री है उसके लिए जो भी हमें एफर्ट करना पड़े उसकी प्रोग्रेस के लिए, तो उसके लिए हमें अच्छा वर्क करना चाहिए. क्योंकि हमें जो है फ्रीडम जो है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा दी गई है, तो हमें जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उनकी जो लाइफ्स थी या जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए, तो उसके लिए जो है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है समझना चाहिए और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या प्रोग्रेस के लिए सारे एफर्ट्स करने चाहिए. यहाँ पर एक डू यू नो दे रखा है कि जो सी राजगोपालचारी वाज स्वर्न इन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 20 जनवरी 1948. जो सी राजगोपालचारी थे उन्होंने एक प्लेज ली थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की 20 जून 1948 को. एज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त, पाकिस्तान सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14th अगस्त. जो इंडिया है वो अपना जो इंडिपेंडेंस है वो 15th अगस्त को मनाता है और जो पाकिस्तान है वो 14th अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं.